तो एक ही महीने में सबसे ज़्यादा एसआईपी कैंसिल भी हुए हैं और फिर रिकॉर्ड इन्फ्लोज भी हो रहा है। जो बच्चा पैदा हो रहा है छोटा, जो 80 साल का बुजुर्ग है, इन्फ्लेशन किसी को नहीं छोड़ता है। तो ये इन्वेस्टर्स टियर 1 मेट्रो और टियर 2 सिटीज़ यहाँ से आते हैं। तो आपकी माइंडसेट ऐसा बन जाता है कि यार सैलरी तो आ ही जाएगी ना, चलो। तो वो आदमी सेविंग्स के लिए सोच ही नहीं सकता है। क्रेडिट कार्ड खराब चीज़ नहीं है। तो देखिए, सरकार, बैंक्स ये चाहती हैं कि आपको लोन दिया जाए। 1 करोड़ की वैल्यू 30 लाख तो हो ही जाएगी, चाहे हमारे वो हम चाहे ना चाहे कि इन्फ्लेशन है ना। अमेरिका, इजराइल और ईरान का वॉर अगर लंबा चल गया मान लीजिए, और ये जो हमारा पेट्रोलियम वाला क्राइसिस है ये और एम्पलीफाई हो गया, तो उस केस में तो बहुत तबाही हो जाएगी। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे एक्सप्रेस कैफे के इस स्पेशल इंटरव्यू सीरीज में। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, आजकल बहुत ज़्यादा हमारे देश में कंफ्यूजन चल रहा है फाइनेंस को लेकर, इन्वेस्टमेंट को लेकर, सेविंग्स को लेकर। इसी सिलसिले में हम आज बात करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट मिथिलेश झा से, जो कि 15 साल से पर्सनल इन्वेस्टमेंट को कवर करते आ रहे हैं। स्पेशली जिस तरीके से हम EMIs की आजकल बात करते हैं, जिस तरीके से SIP आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, म्यूचुअल फंड्स, रिटायरमेंट प्लान्स, इस पर आज डिस्कशन करेंगे। तो सर, जो सबसे पहला मेरा सवाल रहेगा कि एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, इसकी तरफ से एक आंकड़ा सामने आया जिसमें सिर्फ मार्च में लगभग 52.82 लाख ऑफ इंडियन पीपल्स ने नई SIP रजिस्टर की, जबकि लगभग 53,38,000 लोगों ने SIP बंद कर दी। ऐसा क्यों हो रहा है? तो ये जो आंकड़े बता रही हैं आप, तो ये एमफी मंथली रिलीज करता है। तो मार्च, बिल्कुल आपने सही आंकड़े लिए हैं। और मार्च का हम अगर देख रहे हैं तो मार्च हाईलाइट क्यों हुआ मैं बताता हूँ। तो मार्च में लगभग 100% स्टॉपेज रेशियो जो था SIP का, वो 100% पहुंच गया था। इसका मतलब है जितने लोगों ने रजिस्टर कराया लगभग उतने लोगों ने कैंसिल भी करा दिया, तो नलीफाई हो गया। क्यों? तो उसमें बहुत सारे कारण हैं, वैश्विक आप देख ही रहे हैं। बाकी क्योंकि इन्वेस्टर, जो रिटेल इन्वेस्टर होता है, वो डरता है। डरता क्यों है? डर कहाँ से आता है? वो बहुत ज़्यादा नहीं, वो पढ़ता है, इंफॉर्मेशन जो कंज्यूम कर रहा है वो यहाँ से। डर क्या है? आपका अगर मान लीजिए म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर हैं, आपका NAV कम हो गया, NAV कम हो गया तो हो गया, लेकिन जो मार्केट को ड्राइव कर रहा है, इक्विटी मार्केट्स को, म्यूचुअल फंड को, वो हो रहा है कि इन्वेस्टर को लग रहा है कि भाई कल को और नीचे जाएगा क्या, तो मैं रोक देता हूँ। वो जब इंफॉर्मेशन कंज्यूम करता है ग्लोबल मार्केट का, फिर इन्फ्लेशन देखता है, पेट्रोल डीजल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, फिर देखता है FIIs भाग रहे हैं, तो बहुत जो इन्फॉर्मेशन का, आज से 10 साल पहले लोग इतना इन्फॉर्मेशन कंज्यूम नहीं कर रहे थे। आजकल ये सब जो ट्रेंड है उसकी वजह से, और मिनट मिनट वो पढ़ रहा है क्या चल रहा है। तो SIP स्टॉपेज उसकी वजह से हो रहा है कि आदमी को लग रहा है कि अच्छा, मेरा NAV तो डाउन हो गया है अभी, क्योंकि हर सेक्टर में पेट्रोल डीजल प्राइसेस बढ़ेंगे और बढ़ेंगे, जैसे क्योंकि इलेक्शन की वजह से गवर्नमेंट ने सब कुछ रोका हुआ था। अभी और बढ़ने पे इन्फ्लेशन बढ़ेगा। इन्फ्लेशन जब बढ़ेगा तो जितनी कंपनीज हैं उनकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ जाएगी, क्योंकि RBI रेपो रेट बढ़ाएगा, रेपो रेट बढ़ेगा तो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ जाएगी। तो इन्वेस्टर डरा हुआ है कि चलो 2 महीने 3 महीने रुक जाते हैं, तो पॉज कर देता है या तो एग्जिट मार देता है। तो इसलिए ये कैंसिलेशन बढ़ा है। लेकिन यहाँ पे मुद्दे की बात ये है कि मार्च का जैसे आप डाटा बता रही हैं, तो मार्च में एक चीज़ और हुआ है, स्टॉपेज तो है 100%, लेकिन रिकॉर्ड इन्फ्लोज भी है। ये पैराडॉक्स है। 32,000 करोड़ SIP में लोगों ने पैसे डाले हैं, 32,000 करोड़। अब सोचिए, ये ऑल टाइम हाई है। तो एक ही महीने में सबसे ज़्यादा SIP कैंसिल भी हुए हैं और फिर रिकॉर्ड इन्फ्लोज भी हो रहा है। तो ये दिखाता है कि जो इन्वेस्टर्स हैं, जिनको नॉलेज है मार्केट की, वो नहीं डरे हुए हैं। और जो इन्फॉर्मेशन कंज्यूम करके मार्केट में आते हैं, है ना, और मतलब व्हाट्सएप वगैरह से ज्ञान लेके और बाकी चीज़ें वो देख के, न्यूज़पेपर पढ़ के, या सुबह किसी बिजनेस चैनल पे 5 मिनट का बुलेटिन देख के अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं, तो उनके लिए दिक्कत है। ये लोग हैं ये। तो अभी जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल इवेंट्स जो चल रहे हैं अभी, जैसा कि ईरान इजराइल US वॉर हम देख रहे हैं, तो ऐसे में इन्वेस्टमेंट को लेकर सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है। मार्केट बोल रहे हैं कि लगातार
नीचे जा रहा है, ठीक है। अब आप बोल रहे हैं कि जो ज्ञान ले रहे हैं व्हाट्सएप से वो लोग निकाल ले रहे हैं पैसा, और जो लोग मिस इन्फॉर्म्ड है। व्हाट्सएप तो मैंने एक ऐसे ही मैंने आपको बोला है, जो मिस इन्फॉर्म्ड हैं कि उनको डिटेल में नॉलेज नहीं है, मार्केट में आ तो गए हैं, चाहे इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं या म्यूचुअल फंड में, लेकिन या तो कोई डिस्ट्रीब्यूटर उनको, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, कोई फैमिली फ्रेंड्स या कोई भी उनको सजेस्ट करता है ये फंड ले लो उसमें, और जब उसका नीचे जाने लगता है वो डर जाता है वहाँ पे। तो वहाँ उसको समझना ये पड़ेगा। आप तो वेट करना चाहिए उनको, बिल्कुल वेट करना चाहिए। तो मैं यहाँ पे ये बताऊंगा, क्योंकि हम एसआईपी की बात कर रहे थे, तो रिटेल इन्वेस्टर जो होता है उसको हमेशा ये देखना चाहिए, ये मौका होता है पैसा लगाने का। वो कैसे, मैं समझाता हूँ। इंग्लिश में एक टर्म है कि रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। तो रुपी कॉस्ट एवरेज क्या होता है कि यूनिट्स आप खरीदते हैं म्यूचुअल फंड में, राइट। जब एसआईपी आप खरीदते हैं, लेट्स से कि मैंने कोई फंड लिया मेरे एसेट या आईसीआईसीआई का, सपोज करो उसका अभी 150 रुपये उसकी वैल्यू चल रही है एनएवी, और मैं 3000 रुपये लगा रहा हूँ, ठीक है। 20 यूनिट मिले मुझे, 20 यूनिट मिले ना। सपोज करो मार्केट में डाउन टर्न चल रहा है, वो 150 रुपये आ गया कितने पे, 100 रुपये पे, ठीक है। अब 3000 रुपये में मुझे कितने यूनिट्स मिलेंगे, उसके 30 मिलेंगे। हाँ। पहले मैं 20 खरीद रहा था, क्योंकि म्यूचुअल फंड का एनएवी उसका पर्टिकुलर फंड का 150 रुपया था। 150 से गिर के मार्केट में डाउन टर्न है तो वो हो गया 100 रुपया। मैंने यूनिट्स कितने खरीद लिए, 30। तो मेरा फायदा हुआ ना। जब भी मार्केट रिकवर करेगा तो मेरे तो 300 यूनिट भागेंगे ना। मार्केट में अगर सामान सस्ता हो जाता है, आप बाजार में जाते हैं तो उसी पैसे से आप ज्यादा सामान खरीद रहे हैं ना। ये इन्वेस्टर नहीं समझता है। तो कभी भी डाउन टर्न में भागना नहीं चाहिए, क्योंकि मार्केट तो साइकिल में चलता है। लेकिन फिर ये तो आप शेयर मार्केट की बात कर रहे हैं, एसआईपी में फिर मैं एसआईपी की बात कर रहा हूँ। अच्छा, एसआईपी में भी एसआईपी में बात कर रहा हूँ मैं। तो एसआईपी में भी हम यूनिट्स ही खरीदते हैं, म्यूचुअल फंड में हम यूनिट्स खरीदते हैं। अच्छा। तो हर फंड का अपने यूनिट्स होते हैं, जो नेट एसेट वैल्यू आप बोलते हैं। तो एनएवी जो होता है, तो किसी फंड का 20 रुपया है, 25 रुपया है, 100 रुपया, जो भी फंड के साइज के ऊपर, या मान लीजिए कितने साल से वो फंड मार्केट में है उसके ऊपर है। तो आप जब रुपी कॉस्ट एवरेजिंग में देखेंगे तो हमेशा जब डाउनटर्न आता है तो मार्केट में आपका फायदा है, क्योंकि उन्हीं पैसों से, क्योंकि आपका एसआईपी तो फिक्स है, 2000 रुपये आप डाल रहे हो तो हर महीने 2000 ही डालोगे, ठीक है। कई लोग स्टेप अप करते हैं कि हर साल ऑटोमेटिकली उनका 10% बढ़ जाता है। लेकिन अगर नॉर्मल में देखें, रिटेल इन्वेस्टर स्टेप अप नहीं कर रहा है तो 2000 या 3000 या 5000 की एसआईपी कर रहा है। तो 5000 में जो मैंने पिछले महीने जब मार्केट पीक पे था तो 5000 में मैंने कम यूनिट्स खरीदे थे, क्योंकि मार्केट अभी नीचे आ गया तो एनएवी भी नीचे आ गया, तो एनएवी उसी पैसे से मैं ज्यादा यूनिट्स खरीद रहा हूँ। अच्छा, तो फिर अभी जैसे आपने बात की कि हम लोग नीचे जा रहे हैं तो फिर अभी खरीदने में फायदा है, लेकिन कुछ नुकसान भी है, क्योंकि अभी ईरान और इजराइल का वॉर चल रहा है, तेल महंगा हो रहा है, अभी बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि तेल महंगी हो गई हैं तो बहुत सारी चीज़ें महंगी हो रही है। तो ऐसे में इन्वेस्टर्स को क्या नुकसान हाँ, तो अब यहाँ पे थोड़ी देर के लिए म्यूचुअल फंड को साइड करते हैं। तो आपने जो पॉइंट्स आप टच कर रही हैं, इन्फ्लेशन, तो देखिए ये है पूरा चेन है। ऑब्वियसली इन्फ्लेशन से कोई अछूता नहीं है। जो बच्चा पैदा हो रहा है छोटा, और जो 80 साल का बुजुर्ग है, इन्फ्लेशन किसी को नहीं छोड़ता है, क्योंकि बच्चा भी दूध पिएगा, बड़ा बुजुर्ग जो है उसके अपने दवाई खाएगा, उस पर भी इन्फ्लेशन है। तो इन्फ्लेशन वो चेन रिएक्शन है। अगर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ेगा, ठीक है। इन्फ्लेशन जैसे बढ़ा तो कंपनी, जैसे मैंने पहले आपको बताया, कंपनीज की बोरोइंग कॉस्ट बढ़ जाती है, क्योंकि ये जो कंपनीज हैं बड़ी बड़ी आपकी देखेंगे, इवन अदानी, अंबानी या कोई महिंद्रा ले लीजिए, तो कोई अपने पॉकेट से कैपिटल नहीं लगा रहा है। बैंक सब, अगर बैलेंस शीट इनकी देखें, किसी ना किसी बैंक से इन्होंने मोटी रकम उठाई हुई है, तो उस रकम को उनको ब्याज देना पड़ता है उस बैंक को। तो जब आरबीआई रेपो रेट बढ़ाएगा तो बैंक क्या करेगा, बैंक अपने, क्योंकि रेपो रेट होता है जब बैंक जिस रेट पे इनको, आरबीआई जो होता है इनको लोन देता है, ठीक है। तो जब इनकी बोरोइंग कॉस्ट बढ़ जाती है तो ये पास ऑन करते हैं हमारे जैसे लोग पे, बिजनेसेस पे, ठीक है। तो जैसे हम होम लोन लेने जाएंगे, अभी मुझे 8% में मिलेगा, अगर आरबीआई ने रेपो रेट 50 बीपीएस बढ़ा दिया तो 8.5% हो जाएगा वो, तो होम लोन महंगा हो गया। उसी तरह जब बिजनेसेस जाएंगे इनके लिए लोन की, भाई मुझे 2000 करोड़ की जरूरत है, तो उनको हो सकता है 10% में मिल रहा है, 11% में मिले। जब वो 1% बढ़ जाएगा तो वो बिजनेसेस क्या करेंगे, वो पास ऑन करेंगे कंज्यूमर्स को,
जो एफएमसीजी के प्रोडक्ट्स हैं या बाकी किसी भी सेक्टर में है वो क्या करेगा, कंज्यूमर को पास ऑन करेगा, क्योंकि उसको तो मार्जिन चाहिए, प्रॉफिट मार्जिन। तो ये चेन रिएक्शन है, और इसमें फिर आएगा इक्विटी प्राइसेस, वैल्यूएशन, सब कुछ उसमें स्पाइक होगा। जब स्पाइक होगा उसमें, और बॉन्ड प्राइसेस जब आरबीआई बढ़ाता है सबसे ज़्यादा हिट करता है बॉन्ड प्राइसेस, ठीक है। तो बॉन्ड के रेट्स कम हो जाएंगे, तो बॉन्ड के रेट्स कम हो जाएंगे तो फिर म्यूचुअल फंड पे, अगर जो डेट में इन्वेस्ट करे, इक्विटी में नहीं इन्वेस्ट कर रहा है, डेट में, तो उस पर इम्पैक्ट आएगा। तो ये पूरा सर्कल है। तो इन्फ्लेशन किसी के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन इन्वेस्टर्स के लिए भी अच्छा नहीं, किसी के लिए अच्छा नहीं है। इन्फ्लेशन कैसे अच्छा, ना गवर्नमेंट के लिए अच्छा है, ना कंज्यूमर के लिए अच्छा है, किसी के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन कैसे नुकसान झेलना पड़ सकता है इन्वेस्टर्स को? तो मैंने बताया आपको नुकसान। हाँ, ऐसे वो इंटरेस्ट के हिसाब से आपने सही बोला, लेकिन जो जैसे आम लोग हैं जो 2,000 रुपए का एसआईपी कर रहे हैं, ठीक है, एक बहुत ही आम इन्वेस्टर, उसको किस टाइप से नुकसान झेलना पड़ सकता है? तो आप सिंपल लेमैन की लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ। कंपनी मुझे 50,000 रुपये सैलरी दे रही है, लेट्स से, ठीक है। अब मैं कहीं किराए पे रह रहा हूँ, नोएडा जैसी जगह में। अब मान लो कि मैं 15 या 20,000 रुपया किराया देता हूँ। इन्फ्लेशन अगर बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन, वो जो किराया मैं किसको दे रहा हूँ, ये कंज्यूमर को ही दे रहा हूँ ना, वो भी कंज्यूमर है। जो लैंडलॉर्ड है तो वो क्या करेगा, 10% मेरा बढ़ा रहा था, वो कहेगा नहीं भैया इस बार हम, एक हाइपोथेटिकल मैं बता रहा हूँ आपको, वो 15% बढ़ा देगा। दूध आप खरीद रहे हो वो महंगा, सब्जियां महंगी, यहाँ से अगर आप मेट्रो ले रही हो तो वहाँ बीच में जो आपका जो भी है ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट वो बढ़ जाएगा। मेट्रो वाले हो सकता है कि मेट्रो भी बढ़ा दे उसमें। तो ये चेन रिएक्शन चलता है। तो उसमें अगर मैंने 50,000 में मेरा जो कॉस्ट ऑफ लिविंग सब कुछ मैनेज करके अगर मान लो मैं 10 या 15,000 बचा लेता था, अब मैं नहीं बचा पाऊंगा ना। जब मैं बचाऊंगा नहीं तो इन्वेस्ट कहाँ से करूंगा? मेरे जेब में पैसे होने चाहिए ना। म्यूचुअल फंड, इक्विटी, प्रॉपर्टी मार्केट सब कुछ सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन हम सुनते हैं ना कि वहाँ के प्रॉपर्टी प्राइस इतने बढ़ गए, गोल्ड इतना चला गया। गोल्ड अभी 1.5 लाख चला गया, लेकिन आप सोच के देखिए 5 साल पहले जब गोल्ड 50 या 55,000 था, कितना हम खरीदते थे? तो हम क्या है, ह्यूमन नेचर है, हम पीछे पलट के देखते हैं कि ऐसे। तो मुझे तो याद है 2004-05 में जब गोल्ड का रेट मेरे ख्याल से कितना 10 या 12,000, तब भी नहीं हमारे पास गोल्ड नहीं था उसमें, क्योंकि आपकी अर्निंग कैपेसिटी उस हिसाब से कम थी। जब इकोनॉमी मैच्योर होती गई है तो सब कुछ, तो हम देखते हैं गोल्ड 1.5 लाख पहुंच गया या किसी कंपनी का स्टॉक प्राइस इतना चला गया, तो उस प्रोपोर्शन में लोगों की आमदनी भी बढ़ी है। लेकिन एक चीज है आपके खर्चा करने की, क्योंकि हम शहर में रह रहे हैं, तो अर्बन एरियाज में आप देखोगे कि लोग खर्चा बहुत कर रहे हैं। रूरल में वो कंजम्पशन पैटर्न अलग है, ठीक है। तो मेन वही आता है, आप कह रही हो कि इन्वेस्टर, तो ये जो इन्वेस्टर्स हैं म्यूचुअल फंड में आप देखोगी तो ये इन्वेस्टर्स टियर 1 मेट्रो और टियर 2 सिटीज यहां से आते हैं। रूरल एरिया से ज्यादा लोग नहीं करते हैं। तो जब इनके आमदनी कम होती है तो ऑटोमेटिकली इंपैक्ट पड़ेगा सब कुछ इन्वेस्टमेंट पे रुक जाएगा। लेकिन फिर ऐसे में तो कहीं ना कहीं सजेशंस ये आते हैं कि वही एसआईपी बंद कर दो, एसआईपी लोग बंद कर देते हैं। और स्पेशली जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, आजकल इतना सुनने में भी आ रहा है कि एसआईपी करो, थोड़ा परसेंटेज ऑफ अपना सेविंग्स इन्वेस्ट करो। तो ऐसे में फिर मिडिल क्लास इन्वेस्ट ही नहीं करेगा, फिर एसआईपी नहीं करेगा। मिडिल क्लास इन्वेस्ट करेगा, देखिए सब है मैनेज करने का, टाइम भी मैनेज करना होता है, और मनी मैनेजमेंट जिसने सीख लिया, लेट्स से कि 2 आदमी की अगर अपने ही कलीग्स में देख लें, किसी आदमी की इनकम अगर 50,000 है, ज्वाइन करता है, और उसके साथ कोई और भी है जो सेम सैलरी पे ज्वाइन करता है, दोनों का खर्चे अलग हैं, मैनेज करने का तरीका अलग है। एक हो सकता है कि 50,000 ऐसे खर्चा करता हो, 20 तारीख के बाद वो क्रेडिट कार्ड पे अपनी जिंदगी चला रहा हो। देखते हैं हम कई लोग, आप अपने लाइफ में हम लोगों ने भी कभी ना कभी किया है ऐसा। तो ठीक है ना, सैलरी तो 1 तारीख को आ ही जाएगी, 10 दिन अपने क्रेडिट कार्ड पे चला लेते हैं। तो जब आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो पैसे को, आप ये देख रहे हो कि 10 दिन बाद सैलरी आ जाएगी और मैं जो सैलरी आएगी उससे फिर मैं नेक्स्ट मंथ का क्रेडिट कार्ड बिल चुका दूंगा, और उसके बाद वो साइकिल चलता है, फिर वो उससे आप रिकवर नहीं करते हैं। तो आपकी माइंडसेट ऐसा बन जाता है कि यार सैलरी तो आ ही जाएगी ना, चलो। तो वो आदमी सेविंग्स के लिए सोच ही नहीं सकता है। तो सेविंग्स के लिए जो थंब रूल है कि जो भी आपकी सैलरी आए उसमें से आप जो भी आपकी जो खर्चे हैं उसको अलग करके आप उसको अलग करो। एक जो मुझे इतना सेव करना है, जो कुछ भी बचा उसमें आप मैनेज करो, ये माइंडसेट है। लेकिन ये अगर है कि पहले खर्चा कर करके देखेंगे, उसके बाद कुछ अच्छा बचा नहीं, चलो आप क्रेडिट कार्ड है, कितने क्रेडिट कार्ड है, उस पर क्रेडिट कार्ड पे अपनी जिंदगी चल रही है, तो फिर नहीं हो पाएगा वो। तो फिर क्रेडिट कार्ड लेना सही नहीं होता है?
नहीं, क्रेडिट कार्ड लेना, वही कह रहा हूं, मैनेज करना अगर आपको आता है, चाहे आपकी सैलरी हो चाहे क्रेडिट कार्ड हो, मैनेज करना आता है। क्रेडिट कार्ड खराब चीज नहीं है। क्रेडिट कार्ड आप लेते हो, यूज करते हो, 50 दिन का आपको मिलता है ना टाइम। अगर आपकी मान लीजिए बिल जनरेट होती है 1 तारीख को, आप 2 तारीख को कोई ट्रांजेक्शन कर लेते हो, तो बैंक आपको 50 दिन दे रहा है पे करने के लिए। ठीक है, तो 50 दिन तो कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। लेकिन लेट्स से कि आपने इतना खर्चा किया, आपकी सैलरी 1 लाख रुपए, आप 2 लाख अपने क्रेडिट कार्ड पे खर्च कर लिया, तो आप पे कैसे करोगे? वो क्या होगा, नेक्स्ट मंथ आप 50 दोगे, फिर उसके बाद पार्ट पेमेंट करोगे, फिर उसके बाद फिर पार्ट पेमेंट करोगे। क्रेडिट कार्ड क्या करेगा? क्रेडिट कार्ड उस पर मतलब 35% इंटरेस्ट लगा देगा उस पर, क्योंकि हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो आप डेट के एक ट्रैप में फंस जाओगे, उससे कभी निकल नहीं पाओगे। और ये होता है आजकल यूथ के साथ। कई लोग तो ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हैं क्रेडिट कार्ड पे। अच्छा, चलिए हम लोग मुद्दे से ना भटके, तो आगे हम लोग जैसे कि देखते मेरा हैं। ये भी एक सवाल था वैसे कि क्रेडिट कार्ड के लिए जैसे आपका क्या मानना है कि होना चाहिए, स्पेशली जो न्यू कमर्स हैं जिन्होंने अभी जॉब शुरुआत की है, उनके लिए क्या सजेशन होगा? क्योंकि क्रेडिट कार्ड आजकल बहुत लोग सिविल स्कोर अपना बढ़ाने के लिए भी ले रहे हैं कि होम लोन में मिल जाएगा। लेकिन जैसा आपने बोला कि 1 लाख की सैलरी है और 2 लाख सिविल उसमें उड़ा दिया, तो फिर वैसे में किस तरीके से देखिए, manage तो करें? फिर वही चीज है कि क्रेडिट कार्ड आपके पास है, मैनेज करना नहीं आ रहा है। अब सिविल स्कोर की आप बात कर रही हो, अगर मैंने क्रेडिट कार्ड लिया और मान लो मैं 5-6 महीने पार्ट पेमेंट, क्योंकि मेरी सैलरी इतनी नहीं है और मैं ज़रूरत से जितनी, कहते हैं ना, जितनी चादर हो उतना ही पैर फैलाओ, अगर मैं उसके बाहर जा रहा हूँ और मैं पार्ट पेमेंट किए जा रहा हूँ और बैंक कई बार मैं हो गया मान लो ड्यू डेट पे भी नहीं कर पाया, उस केस में क्या होगा? बैंक ने मुझे पेनल्टी लगाया, ठीक है, फाइन लगा के मेरा क्रेडिट स्कोर वहाँ पे सिविल वाले खराब कर देंगे। जब आपका सिविल स्कोर, क्रेडिट कार्ड आपने यूज लिया है इसलिए कि सिविल स्कोर इंप्रूव हो, लेकिन मिसमैनेजमेंट की वजह से उल्टा आपका वो नुकसान कर गया। तो ये नुकसान तो है एक तरीके से, कह लीजिए। अगर मनी मैनेजमेंट आपको नहीं आता है तो फिर आपको नहीं लेना चाहिए, एक तो क्लियर मैसेज ये है। लेकिन फिर ये भी एक सवाल आता है कि ये क्रेडिट कार्ड इकोनॉमी, पूरे इंडियन इकोनॉमी पे फिर किस तरीके से असर छोड़ता होगा? हाँ, तो इकोनॉमी जैसे लोन काम करता है, क्रेडिट भी वैसे ही है। तो देखिए, सरकार, बैंक्स ये चाहती हैं कि आपको लोन दिया जाए। इससे क्या है, कंजम्पशन बढ़ता है। लेट्स से कि अगर नोएडा जैसे शहर में हम लोग रह रहे हैं, तो एग्जांपल मैं देता हूँ, जितनी आप हाई राइज अपार्टमेंट्स देख रहे हो, 80% लोग यहाँ पे ईएमआई पे घर लिया हुआ है और उनको ये नहीं पता कल नौकरी रहेगी कि नहीं, और लोन है 20 साल 30 साल। अगर यंग है, जो मेरे एज ग्रुप में है, मे बी 20 साल का होगा, जो 25 से 26 या जैसे जॉब में आते और एक डिसेंट सैलरी उनकी है, तो वो लोग हैं 30 साल का ले लेते हैं, क्योंकि वो रिटायरमेंट एज देखती है बैंक। तो वहाँ पे ये ट्रैप है एक, कि आपको लग रहा है प्राइवेट सेक्टर में आप हो, इकोनॉमी का पता नहीं, महंगाई, इन्फ्लेशन सब कुछ होते हुए कब किसकी जॉब चली जाए, ऐसे में आप 20 साल का कुछ प्लान कर लिया है। लेकिन ये इंडिया नहीं, ग्लोबली ये फिनोमेना ऐसे चलता है। 2008 का जो वर्ल्ड क्राइसिस, वो जो ग्लोबल क्राइसिस आया था, एक बैंक आपको नाम बताता हूँ, लीमन ब्रदर्स। अच्छा। उसने ऐसे ही क्रेडिट कार्ड बांटे थे, बिना कोलेटरल, बिना कुछ के आप लोन दिए जा रहे हो किसी को। बैंक, जब हम लोन लेने जाते हैं, पर्सनल लोन, कुछ भी वेरिफिकेशन होता है, फिर बैंक देखती है इसकी अर्निंग कैपेसिटी क्या है, रीपेमेंट कैपेसिटी क्या है, कहाँ का है, और अगर मोटा कुछ लोन है तो ये भी देखती है इसकी प्रॉपर्टी वगैरह, कल को कुछ हो गया तो प्रॉपर्टी वगैरह हम कुछ रिकवर कर पाएंगे कि नहीं, है ना। होम लोन सब कुछ बैंक देखती है। लेकिन अगर थोड़ी देर के लिए सोचो, बैंक कुछ ना देखे, अब बैंक आपको क्रेडिट कार्ड बांटे, लोन ऐसे बांटे, तो आदमी को क्या लगेगा? कंज्यूमर क्या कहेगा? अरे ठीक है ना, आ रहा है ना, ठीक है। जैसे किसान लोन में होता है, बाकी लोन्स में होते हैं, पे नहीं करना होता है, दिमाग में कहीं बैक ऑफ द माइंड कहीं है, तो उस केस में वो पैसा किसका है? पैसा इकोनॉमी का है, पैसा सरकार का है। अगर वो पैसा डिफॉल्टर कोई निकल गया या इकोनॉमी में वो पैसे जो लोन दिए गए वो वापस नहीं आया है, तो सरकार क्या करती है? उसको थोड़े दिन तो वो बैंक्स करते हैं, एजेंट वगैरह के थ्रू ट्राई करते हैं, उसके बाद वो करते हैं कट लेके आपको कहेंगे, अगर अच्छा ठीक है आपका 5 लाख का लोन है, चलो 2 लाख रुपए हमें दे दो, ठीक है। तो वो कट लेके भी 3 लाख का नुकसान हुआ ना। वो नुकसान कैसा है? इकोनॉमी का है। इन्फ्लेशन तो बढ़ रहा है, सैलरी नहीं बढ़ रही है लोगों की। अब वैसे में फिर कैसे इंक्रीज करेगा कोई भी अपने एसआईपी अकाउंट को? नहीं, तो देखिए, ये मैंडेटरी तो है नहीं, ये ऑप्शनल है। लेकिन मैं ये भी बोल दूं कि अगर मैंडेटरी नहीं है तो फिर आप
फिर कैसे बोल सकते हो कि आज से 10 साल बाद 1 करोड़ की वैल्यू 30 लाख नहीं होगी इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग? नहीं तो 1 करोड़ की वैल्यू 30 लाख तो हो ही जाएगी, चाहे हमारे वो हम चाहे ना चाहे, कि इन्फ्लेशन है ना, झेलना लेट्स पड़ेगा। से इन्फ्लेशन का मैं सिंपल आपको समझाता हूँ। मुझे आपने 10,000 रुपये दिए, ठीक है, मैं कहीं नहीं रखूंगा उसको, जाके मैंने अपने घर में लॉकर में जाके उसको ऐसे ही रख दिया, ठीक है, वहां तो कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन वहां भी इन्फ्लेशन लग रहा है। कैसे? जब मैं 5 साल बाद मुझे याद आया, अरे यार मेरे पास पैसे पड़े, जब वो पैसे लेके मैं मार्केट में गया, तब जो सामान, मैं तो कंज्यूमर हूं, कुछ ना कुछ खरीदूंगा ना उन पैसों से, गोल्ड खरीदूंगा या सामान खरीदूंगा या अपनी ग्रोसरी आइटम्स या सब्जी खरीदूंगा, कुछ भी, दूध। तो जब उन पैसों को लेके मैं मार्केट में गया, तो जो 5 साल पहले जब आपने दिए थे वो पैसे, तो मान लो 10,000 में, मान लो पूरे घर का मैं 1 महीने का राशन ले आता था। हो सकता है 5 साल बाद वो 10,000 में मेरा, हो सकता है जो उसका 30% भी ना आए, है ना। तो इन्फ्लेशन वहां भी लग गया। बैंक में रखोगे आप, तो बैंक आपको 3% आपको सेविंग्स अकाउंट में इंटरेस्ट दे देगा। अगर आपने कहीं इंटरेस्ट किसी सेविंग्स अकाउंट में या वो किसी इन्वेस्टमेंट में, जैसे एफडी है, चाहे मान लीजिए पीपीएफ है, कहीं इन्वेस्ट कर दिया, तो हो सकता है आपको एफडी पे 6.5-7% मिल जाए, पीपीएफ पे 7%, 7.1% चल रहा है, पीपीएफ पे 7.1% मिल। लेकिन अल्टीमेटली इन्फ्लेशन हर जगह लग रहा है। क्यों? क्योंकि ये 5% चलता जा रहा है। पैसा आपने घर में रखा है, पैसा बैंक में रखा है, पैसा पीपीएफ में रखा है, एनपीएस में रखा है, ये मैटर नहीं करता है। लेकिन आपको ये देखना है वहां पे कि जो बाकी आपको, क्योंकि 5% सरकार ले रही है आपसे, इन्फ्लेशन है, क्योंकि सरकार भी इन्फ्लेशन के, तो इसलिए मैं सरकार कह रहा हूं, सरकार नहीं ले रही वैसे, लेकिन वो क्योंकि एक पैटर्न बना हुआ है, तो जैसे 5 या 6% इन्फ्लेशन है, तो आपको ये देखना है कि अगर मैं ऐसे इंस्ट्रूमेंट में लगाऊं जहां पे 5 या 6% से मुझे ज्यादा मिले, लेट्स से कि आपने म्यूचुअल फंड में लगा दिया और 12% का वहां रिटर्न आ रहा है, तो आप मान के चलिए जो 5% आप जब कम करेंगी तो आपको 7% का तो रिटर्न मिला। हाँ। लेकिन मैं अगर एफडी में डाल रहा हूं उसको, तो एफडी में हो सकता है 6.5 मिले, तो 1.5% के लिए मैंने अपना पैसा ब्लॉक कर रखा है ना। तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि बेस्ट क्या है मेरे लिए। लेकिन फिर वहां पे सबसे बड़ी बात आती है कि वो उस पैसे को आप कब यूज करना चाहते हैं। अगर मान लो एफडी 5 साल में मैच्योर हो रहा है, या 1 साल की भी एफडी है, 6 महीने की भी एफडी है, अगर आपको 1 साल बाद पैसे की जरूरत है, आप म्यूचुअल फंड में तो डाल दिया आपने, 1 साल बाद जैसे अभी मार्केट की हालत है, सपोज करो, है ना, मैंने 1,000 रुपए महीने का लगाया है, 12,000 होता। हाँ। आज मुझे लेकिन हाथ में 10,000 या 11,000 मिले। अब सेंसेक्स देख लो ना, सेंसेक्स 6 से 7% डाउन है 1 साल में, ठीक है। लार्ज कैप फंड्स रफली 1 या 2% का रिटर्न दे रहे होंगे, जो स्मॉल कैप है वो निगेटिव में है। तो कहने का मतलब है 1 साल में आपका पैसा नीचे गया है, लेकिन वहीं एफडी देखो, उसने तो आपको 6.5% प्रॉमिस किया था ना, वो दे रहा है। फिर ज्यादा सेफ क्या है, एफडी या फिर एसआईपी? सेफ वो फिर आपके ऑब्जेक्टिव पे डिपेंड करता है। अगर पैसा आपके पास, आपको ये कुछ किसी के एजुकेशन में या घर में किसी की शादी में या प्रॉपर्टी बाइंग में पैसा नहीं, आपको लगा ये स्पेयर मनी है मेरे पास, है ना, आप म्यूचुअल फंड में या मार्केट में इन्वेस्ट कर दीजिए, क्योंकि आपको जरूरत नहीं है ना उसको अभी इमीडिएट। लेकिन आपको ये है कि 2 साल बाद या 3 साल बाद या 1 साल बाद मुझे इस डेट को, इस महीने में मुझे निकालना ही है, मुझे पैसे की जरूरत है, तो कभी भी मार्केट में नहीं वो सजेस्ट किया जाता है, कोई एक्सपर्ट नहीं सजेस्ट करता है उन पैसों का, क्योंकि मार्केट को किसी ने नहीं देखा है, फ्यूचर में क्या होगा किसी ने नहीं देखा ना। हो सकता है अभी सेंसेक्स 1 साल में 7% डाउन है, निफ्टी 5% डाउन है, 1 साल और भी अगर, क्योंकि ग्लोबल सिचुएशन ऐसे है कि अमेरिका, इजराइल और ईरान का वॉर अगर लंबा चल गया मान लीजिए, और ये जो हमारा पेट्रोलियम वाला क्राइसिस है ये और एम्पलीफाई हो गया, तो उस केस में तो बहुत तबाही हो जाएगी। अगर तबाही होगी तो फिर क्या, वही मेरा सवाल फिर से रिपीट होगा कि इकोनॉमी पे इसका ऐसा असर होगा कि इसमें अब इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो जहाँ पे ब्रॉडर चीज़ आप समझिए, 80 करोड़ लोग वहाँ पे इतने वोलेटाइल सिचुएशन में जी रहे हैं कि गवर्नमेंट के डीबीटी जो राशन वो गवर्नमेंट जो प्रोवाइड करती है उस पे वो आश्रित हैं। तो अगर ये सोचिए ये सिचुएशन लंबा चला तो इनकी नौकरियां जाएंगी, जैसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, एक्सपोर्ट सेक्टर है, नोएडा वगैरह में आपने देखा होगा ये सब कंपनीज, तो सब पे इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट आएगा, ग्लोबल क्राइसिस का इम्पैक्ट आएगा, और
गवर्नमेंट ने उस ऑलरेडी आपने देखा ही होगा कि पेट्रोल को लेके कितने अनाउंसमेंट्स वगैरह कर रही हैं कि कम यूज़ करो, बट कम यूज़ करो तो उसका कम तो यूज़ करें, लेकिन ओवरऑल तो इकोनॉमी स्लो हो जाएगी ना। जब इकोनॉमी में स्लो डाउन आएगा तो क्या नौकरी जाएगी फिर। आई एग्री, बट लेकिन आपने स्टार्टिंग में एक बात बोली थी कि हड़बड़ाहट में फिर इंसान को पैसा नहीं निकालना चाहिए, अगर वो इन्वेस्टर है तो फिर उसको पैसा नहीं निकालना चाहिए। लेकिन अगर आप बोल रहे कि अगर ये और ज़्यादा बढ़ता है, 2008 के जैसा अगर क्राइसिस देखने को मिलता है हमें, तो ऐसे में इंसान का जॉब जाएगा। हालांकि वो तो मजबूरी होगी उसको पैसा निकालना, लेकिन अगर एज अ स्मार्ट इन्वेस्टर कोई भी अपना पैसा बचा के रख रहा है SIP में या फिर म्यूचुअल फंड या फिर शेयर मार्केट में, तो क्या उसको पैसा अभी भी निकाल लेना चाहिए? पैसा अगर उसको मान लीजिए किसी की जॉब चली जाती है तब तो आदमी कुछ नहीं देखेगा, क्यों, उसको घर परिवार चलाना है, मान लीजिए शहर में रह रहा है, उसको बच्चे की स्कूल फी या किसी का मेडिकल ट्रीटमेंट है, कुछ भी, तब तो आप कुछ नहीं देखते हो ना। घर का सोना भी आदमी बेच देता है, प्रॉपर्टी बेच देता है क्राइसिस में। ये तो इन्वेस्टमेंट है, आपकी इन्वेस्टमेंट है, जेन्युइन इन्वेस्टमेंट, वो पैसा पड़ा हुआ है आपके पास, तब तो उस सिचुएशन में। लेकिन अगर आप चला सकते हैं इसके बगैर तब नहीं निकालना चाहिए। इसका सिंपल आंसर ये है। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली मार्केट रिकवर करता है। ये साइकिल जो मैंने शुरू में बताई, ये साइकिल में चलता है। हर 5 साल 10 साल में ये सब आते हैं डाउन। 2008 का क्राइसिस देखा, सन 2000 में .com क्राइसिस आपने देखा, उसके बाद अभी रिसेंटली कोविड वाला देखा। कोविड में तो स्टॉक प्राइसेस आप समझिए, सेंसेक्स मुझे वैसे ही याद है 20 या 22 मार्च को लॉकडाउन अनाउंस हुआ था, सेंसेक्स 26,000 था। उससे एक महीना पहले सेंसेक्स 54,000 पे था। अब 54,000 से विद इन अ मंथ वो 26,000 पहुंच गया। तो 26,000 का मतलब क्या है, आपके सारा म्यूचुअल फंड, अगर आपकी म्यूचुअल फंड में 10 लाख रुपए, वो 5 लाख बच गया एक महीने में। क्योंकि अब इक्विटी में आपने पैसा लगाया है तो इक्विटी फंड्स भी तो वही हैं। तो अगर 50% वाइप आउट हो गया एक महीने में, तो किसी ने फ्यूचर का किसी ने नहीं देखा। अगर लेकिन जब रिकवरी हुई तो दिसंबर जाते जाते फिर मार्केट 60,000 पे था, सेंसेक्स रिकवर भी किया ना वहां से। तो हमारे पास ऐसे बहुत एग्जांपल्स है, पास्ट में आप देखोगी तो मार्केट ऐसे ऐसे ही चलता है और मार्केट कभी रुकता नहीं है। तो आज सेंसेक्स अगर 74 ऑल टाइम हिट 85,000 किया, डाउन होकर अभी अराउंड 74-75,000 पे है, ठीक है, नीचे है, लेकिन फिर चीज़ें सुधरेंगी और यहाँ से मार्केट फिर रिकवर करेगा। जैसे मार्केट रिकवर हुआ तो आपके जो भी एसेट्स हैं वो भी रिकवर कर जाएंगे।